नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेक फ्री जीके में। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो क्लास 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करते हैं। क्लास 6 में एडमिशन के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में 3 पेपर से प्रश्न पूछता है। पहला पेपर होता है मेंटल एबिलिटी, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। दूसरा पेपर होता है मैथमेटिक्स, जिसको गणित बोलते हैं। और तीसरा पेपर होता है लैंग्वेज, यानी कि क्षेत्रीय भाषा। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स को, यानी कि गणित को। मैथमेटिक्स में कई सारे चैप्टर होते हैं और उन सारे चैप्टर को हम लोग बारी बारी से चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे और विस्तार से जानेंगे। मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हमारा होगा संख्या और संख्या पद्धति, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नंबर एंड नंबर सिस्टम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना नोटबुक और पेन हाथों में रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी बातें बताऊंगा वे सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप लोग इन सारी इम्पोर्टेंट बातों को आप लोग अपने नोटबुक में लिख लें और उसका रिवीजन करेंगे तो मैं आपको भरोसा के साथ कह सकता हूं कि आपका नंबर सिस्टम से एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अंकगणित में किसी भी संख्याओं को दर्शाने के लिए या फिर लिखने के लिए हम लोग कुछ संकेत का प्रयोग करते हैं। वो संकेत क्या है? वो संकेत हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए हम इन्हीं संकेतों का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग अंक भी बोलते हैं। किसी भी छोटी से छोटी संख्या हो या फिर बड़ी से बड़ी संख्या हो, किसी भी तरह की संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें लिखना है 25। 25 जो है इसमें 2 है और 5 है, 2 अंक हैं। 2 और 5 जो अंक है वो इस समूह में शामिल है, यानी कि इन्हीं समूह के अंकों का उपयोग करके हम 25 लिखे हैं। अगर हमें लिखने हैं 400, 400 में कौन कौन से अंक हैं? 4 हैं, 0 है, 0 है, यानी कि ये तीनों अंक जो है इस समूह में शामिल है और इन्हीं अंकों का उपयोग करके हम 400 लिखे हैं। अब हम लोग जानते हैं इन अंकों के मान को, यानी कि इन अंकों का जाति मान क्या होता है। सबसे पहले शून्य को जानते हैं। शून्य की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है। शून्य ना ही ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या है। जैसे हम यहाँ पे लिखें शून्य, तो इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। शून्य की वैल्यू तभी होती है जब इसके आगे कोई अंक हो। जैसे इसके आगे अगर हम 1 लिख देंगे तो यह 2 अंकों की हो गई और इसको हम पढ़ेंगे 10। शून्य की अपनी कोई वैल्यू नहीं, लेकिन जैसे ही हम इसके आगे एक अंक लिख दें 1, तो इसकी वैल्यू बढ़ गई और इसको हम पढ़ने लगे 10। अब हम लोग जानते हैं शून्य से बड़ी अंक क्या है? 1 है। 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 है, 4 से बड़ी 5 है, 5 से बड़ी 6 है, 6 से बड़ी 7 है, 7 से बड़ी 8 है और 8 से बड़ी 9 है। किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं और इन अंकों में सबसे बड़ी अंक है 9 और इन अंकों में सबसे छोटी अंक है 1। शून्य भी छोटी है, लेकिन शून्य की अपनी कोई मान नहीं है, इसलिए हम लोग शून्य को छोटी अंक नहीं बोलेंगे। अगर हमें बोला जाए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखे तो हम लोग लिखेंगे 1। 0 को नहीं लिखेंगे, क्योंकि 0 का अपना कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि 1 की अपनी वैल्यू है, इसलिए सबसे छोटी अंक हम लोग लिखेंगे 1। और अगर हमें बोला जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो इन सभी अंकों में सबसे बड़ी अंक क्या है? 9 है। तो 9 को हम लोग एक बार लिखेंगे और 9 को एक बार लिखने से यह एक अंक में हो गया, इसलिए एक अंक की यह बड़ी संख्या हो गई। और अगर हमें बोला जाए कि 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 9 के आगे एक और 9 लगा देंगे, क्योंकि इन अंकों में सबसे बड़ी अंक 9 है और इस तरह हमें 2 अंकों में प्राप्त हो गई 99। तो 99 हमारी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर हमें बोला जाएगा कि 3 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, तो इन अंकों में सबसे बड़ी अंक है 9, तो 99 के आगे हम एक और 9 लिख देंगे और इस तरह हमें प्राप्त होगा 999। 999 जो है यह 3 अंकों में है और यह इन अंकों में सबसे बड़ी अंक है, इसलिए यह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगर हमें बोला जाए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 है। और अगर हमें बोला जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? शून्य की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन शून्य के आगे कोई अंक रहे तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है और उसकी वैल्यू होती है। तो 1 के बाद अगर हम शून्य लगा देंगे तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं है, जबकि 1 की वैल्यू है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 10। यह 2 अंकों में है, इसलिए 2 अंकों की यह सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर हमें बोला जाएगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए,
तो 10 के आगे हम एक और जीरो लगा देंगे और यह 3 अंकों में हो गई और इसको हम लोग पढ़ेंगे 100। और यह जो है 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। यहाँ तक हम लोग जान गए हैं कि अंकों का उपयोग किसी भी संख्याओं को लिखने के लिए कैसे करते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे संख्याओं के प्रकार को, यानी कि कितने टाइप के नंबर होते हैं, साथ ही इनकी परिभाषा को भी जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या है? तो 1 से शुरू होकर गिनती में आने वाली संख्याएं जो है वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6, इसका प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है और धनात्मक की ओर बढ़ रहा है। यानी कि जिस भी संख्या के आरंभ 1 से हो और धनात्मक की ओर बढ़ते जाए तो उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और निकटतम दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर जो है 1 का होता है। जैसे अगर आपको गिनती गिनने के लिए बोलेगा कोई तो आप तुरंत स्टार्ट करेंगे 1 से और गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस संख्या को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। यानी कि प्राकृतिक तौर पर जो गिनती का उपयोग हम लोग करते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। अब आगे हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर बोला जाता है। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा है प्राकृतिक संख्याओं में यदि शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 से प्रारंभ होकर 9 तक गया है और इस तरह डॉट डॉट आगे है, यानी कि यह प्राकृतिक संख्या है। लेकिन इस प्राकृतिक संख्या के आगे में शून्य है, शून्य को शामिल कर दिया गया है और इस तरह शून्य शामिल होने के बाद प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि तो कौन सा अंक है जो पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या से अलग करती है, तो आप बोलेंगे शून्य, क्योंकि इस समूह में से अगर हम शून्य को हटा देंगे तो बचेगी संख्या 1 से लेकर 9 तक और इसके आगे डॉट डॉट जो प्राकृतिक संख्या बचेगी। तो आप लोग जान चुके हैं कि पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है, यानी कि होल नंबर। अब आगे हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को अंग्रेजी में बोला जाता है इंटीजर्स नंबर्स। पूर्णांक संख्या की परिभाषा क्या होती है? यदि प्राकृतिक संख्याओं में धनात्मक संख्या हो, शून्य हो तथा ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसे समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ एग्जाम्पल के लिए -5, -4, -3, इसमें शून्य भी है और धनात्मक संख्या भी है 1 2 3, यानी कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या तथा शून्य भी शामिल हो ऐसे समूह को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, यानी कि इंटीजर्स नंबर। आगे हम लोग जानते हैं सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है इवन नंबर। सम संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, यानी कि विभाजित हो जाए एवं कुछ भी शेष न बचे उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 हो गया, 4 6 8 10 12 14 16, ये सारी की सारी संख्या सम संख्या है। अगर इनमें से किसी भी संख्या को हम 2 से भाग देंगे तो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी और शेषफल कुछ नहीं बचेगा, इसलिए इसको हम लोग सम संख्या बोलते हैं। यह सम संख्या की परिभाषा है। जैसे हम कोई संख्या यहाँ पे लिए 4 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो यह 2 बार में पूरी तरह कट जाएगी, 2 दूनी 4, और 4 में से 4 माइनस करेंगे तो कुछ नहीं शेष बचेगा। यानी कि यदि 2 से विभाजित करने पर जिस संख्या का शेष कुछ न बचे उसको सम संख्या बोलते हैं। अब आगे हम लोग जानते हैं विषम संख्या, जिसको अंग्रेजी में ऑड नंबर बोला जाता है। विषम संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे प्राकृतिक संख्याएं जिसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो वह पूरी तरह विभाजित ना हो तथा शेष कुछ न कुछ बचे उन्हें हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 हो गया, 3 5 7 9 11 13 15 17 इत्यादि। ये सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। इन सभी संख्याओं को अगर हम 2 से भाग देंगे तो यह पूरी पूरी विभाजित नहीं होगी तथा शेषफल कुछ न कुछ जरूर बचेगा। इसको हम लोग विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिए 11 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो यह 2 से 5 10 आ रहा है और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 बच रहा है, यानी कि शेषफल 1 आ रहा है, इसलिए 11 हमारा क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। अब आगे हम लोग जानते हैं ऋण संख्या एवं अभाज्य संख्या, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर्स बोला जाता है। ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? एक से बड़ी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। यानी कि जो संख्या अभाज्य संख्या होती है
वह एक के पहाड़े में आता है और स्वयं के पहाड़े में आता है। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जिसके पहाड़े में वह अभाज्य संख्या आता हो। एग्जाम्पल के लिए हम कोई संख्या लिए 5। 5 जो है यह एक के पहाड़े में आएगा और 5 के पहाड़े में आएगा। इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या के पहाड़े में 5 नहीं आएगा। अगर एग्जाम्पल के लिए हम इससे बड़ी संख्या लेते हैं 19। 19 जो है यह एक के पहाड़े में आएगा और 19 के पहाड़े में आएगा, जबकि 1 से 19 के बीच में कई सारी संख्याएं हैं, उन सारी संख्याओं के पहाड़े में 19 नहीं आएगा, इसलिए 19 क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आगे हम लोग जानेंगे भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या या समाविष्ट संख्या। इन सभी संख्याओं को ही भाज्य संख्या बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे कंपोजिट नंबर बोला जाता है। अब भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो उन्हें भाज्य संख्या या यौगिक, संयुक्त या फिर समाविष्ट संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। यानी कि ये सारी संख्याएं जो है एक के पहाड़े में आता है, स्वयं के पहाड़े में आता है और इन दोनों के अतिरिक्त तीसरी संख्या से भी यह विभाजित होते हैं। जैसे हम कोई संख्या लिए, इनमें से 10 ले लिए। 10 जो है यह एक के पहाड़े में आता है और 10 के पहाड़े में आता है। इसके अतिरिक्त यह जो है 2 के पहाड़े में भी आता है और 5 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए 10 हमारा भाज्य संख्या हो गई। अब आगे हम लोग जानेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं। इसे अंग्रेजी में प्राइम ट्विंस नंबर बोला जाता है। जुड़वा अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच में एक भाज्य संख्या हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 17 और 19 जो है अभाज्य संख्या है और इनके बीच में एक संख्या है 18 और 18 जो है यह भाज्य संख्या है। आप लोग जानते होंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, पहले बता चुका हूँ। और इस तरह की जब संख्या आती है और दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक भाज्य संख्या होती है तो उसको हम लोग जुड़वा अभाज्य संख्या बोलते हैं, यानी कि प्राइम ट्विंस नंबर। अब आगे हम लोग जानते हैं सह अभाज्य संख्या। सह का मतलब होता है जोड़ा और अभाज्य संख्या की परिभाषा तो आप लोग जानते ही हैं। अंग्रेजी में इसे को प्राइम नंबर से बोला जाता है। सह अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन गुणनखंड ना हो उसको सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए 9 और 11। 9 और 11 दोनों अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों का गुणनखंड जो अगर हम करेंगे तो एक ही ऐसी अंक होगी, एक ही ऐसी संख्या होगी जो दोनों के गुणनखंड में कॉमन होगा, यानी कि उभयनिष्ठ होगा। एक के पहाड़े में 9 भी आता है और एक के पहाड़े में 11 भी आता है। इसके अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 9 भी आता हो और 11 भी आता हो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सहअभाज्य संख्याएं। अब आगे हम लोग जानते हैं इकाई संख्या। 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं जो है इकाई संख्या कहलाती है, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं एक अंक में होती है। साथ ही किसी बड़ी संख्या के अंत में दाईं ओर आने वाला अंक जो है इकाई अंक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ 379 लिए हैं तो 379 में सबसे लास्ट में दाईं तरफ कौन सा अंक है? 9 है, तो 9 को हम लोग क्या बोलेंगे? इकाई अंक बोलेंगे। जैसे कोई संख्या है बड़ी 8, 5, 4, 2, 6, इन संख्याओं के सबसे दाईं तरफ लास्ट में क्या आया है? 6 आया है, इसलिए 6 को हम लोग बोलेंगे इकाई अंक। अब आगे हम लोग जानेंगे क्रमागत संख्या, जिसे अंग्रेजी में कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाता है। क्रमागत संख्या की परिभाषा क्या होती है? जो संख्याएं किसी क्रम या नियम से आए वे क्रमागत संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 आया है, इसके बाद 4 आया है, इसके बाद 6 आया है, इसके बाद 8 आया है, इसके बाद 10 आया है। इसको आप लोग नहीं लिखिएगा। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि 2 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 4 आ रहा है, 4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 6 आ रहा है, 6 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है, 8 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 10 आ रहा है। यानी कि यह संख्या जो है एक नियम को फॉलो करते हुए अगली संख्या आ रही है और एक रूल को फॉलो करते हुए जब भी अगली संख्या आती है तो इसको हम लोग क्रमागत संख्या बोलते हैं, यानी कि कंसेक्यूटिव नंबर। अब आगे हम लोग जानते हैं वर्ग संख्या। इसको अंग्रेजी में स्क्वायर नंबर बोला जाता है। वर्ग संख्या की परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो
उन्हें वर्ग संख्या कहते हैं, जैसे 4, 9, 16, 25 डॉट 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 इत्यादि। इन सभी संख्याओं का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आएगी, और इसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में आएगी, इसलिए यह जो संख्या है 4, इसको हम लोग वर्ग संख्या बोल देंगे। और किसी भी वर्ग संख्या, उस संख्या को अगर उसी संख्या से गुना किया जाता है और जो गुणनफल हमें प्राप्त होती है उसी को हम लोग वर्ग संख्या बोलते हैं। जैसे हमें 4 को अगर 4 से गुना करेंगे हमें गुणनफल क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो 16 हमारा क्या हो गया, वर्ग संख्या हो गया, यानी कि स्क्वायर नंबर। जैसे एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, किसी भी संख्या को वर्ग कैसे निकाला जाता है, जब उसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाता है तो जो गुणनफल हमें मिलता है उसी को वर्ग संख्या बोलते हैं। जैसे 5 को हम गुना कर रहे हैं 5 से, इन दोनों का गुणनफल क्या मिलेगा, हमें 25 मिलेगा। तो 25 हमारा क्या हो गया, वर्ग संख्या, यानी कि स्क्वायर नंबर। अब जानते हैं हम लोग अगली संख्या, घन संख्या, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्यूब नंबर्स बोला जाता है। घन संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिनका घन मूल पूर्ण संख्या में प्राप्त हो उन्हें घन संख्या कहते हैं। जैसे 8, 27, 64, 125। 8 का अगर हम घनमूल निकालेंगे तो इसकी घनमूल हमें पूर्ण संख्या में प्राप्त होगी और 2 मिलेगी। 8 का घनमूल क्या मिला, हमें 2 मिला, इसलिए 8 हमारा क्या होगा, घन संख्या हो गया। किसी भी संख्या को घन संख्या कैसे निकाला जाता है, जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार आपस में गुना किया जाता है तो जो गुणनफल हमें मिलती है उसी को हम लोग घन संख्या कहते हैं। जैसे 3 को अगर हम 3 बार गुना करेंगे 3 से तो गुणनफल हमें क्या मिलेगा, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27। इस तरह 27 हमारा क्या हुआ, घन संख्या हुआ, यानी कि क्यूब नंबर्स। यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं संख्या को तथा संख्याओं की परिभाषा को। अब हम लोग जानते हैं अंकों के मान को। अंकों के 2 मान होते हैं। पहला हम लोग जानते हैं वास्तविक मान या शुद्ध मान, इसको हम लोग जाति मान भी बोलते हैं। किसी अंक का वह मान जो कभी भी नहीं बदलता है उसे वास्तविक मान, शुद्ध मान या फिर जाति मान कहते हैं। जैसे 238 में 2 का वास्तविक मान 2 है, 3 का वास्तविक मान 3 है और 8 का वास्तविक मान 8 है, यानी कि जिसका मान नहीं बदलता है वही उसका जाति मान है। वह किसी भी संख्या का जाति मान वह संख्या स्वयं होती है। जैसे 2 की जाति मान क्या है, 2 ही होगी, क्योंकि 2 को हम लोग 2 ही बोल सकते हैं, 3 नहीं बोल सकते हैं, 4 नहीं बोल सकते हैं, कोई और संख्या नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2 जो है इसका मान अस्थिर है अपने आप में, यह यानी कि अपने आप की वैल्यू 2 है, इसलिए 2 का जातीय मान, वास्तविक मान या शुद्ध मान 2 ही होगा। अब आगे हम लोग जानते हैं 2 नंबर स्थानीय मान। किसी संख्या अंक या यह मान जो है उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 238 में 2 क्या है, 2 जो है सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए 2 का स्थानीय मान 200 होगा। और 3 जो है वह दहाई के स्थान पर है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 30 होगा। और 8 जो है वह इकाई के स्थान पर है, इसलिए 8 का स्थानीय मान 8 होगा। यानी कि जिस भी किसी संख्या का हमें स्थानीय मान निकालना हो तो उस संख्या को लिखेंगे, उस अंक को लिखेंगे और उस अंक के बाद दाईं तरफ जितनी अंक हैं उतना ही 0 लगा देंगे तो हमें उस संख्या का, उस अंक का स्थानीय मान प्राप्त हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें मिला है 8, 6, 2, 3। हमें पता करना है कि 8 का स्थानीय मान क्या है। तो 8 का स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम 8 लिखेंगे और यह देखेंगे कि 8 के दाएं तरफ कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 8 के बाद हम 3 0 लगा देंगे और इस तरह हम कह सकते हैं कि 8 का स्थानीय मान 8000 है। अब आगे हम लोग जानते हैं सन्निकट मान। सन्निकट मान क्या होता है और सन्निकट मान का अर्थ क्या होता है। सन्निकट मान का अर्थ है कि किसी संख्या को 10, 100, 1000, 10,000 आदि के शुद्ध रूप में या उनके गुंजों के रूप में व्यक्त करना हो। जैसे हमें कोई है 8 और हमें बोला जाए कि यह दहाई के सन्निकट मान बताओ, 8 के दहाई के सन्निकट मान बताओ, तो दहाई जो है वो 2 अंकों का होता है और 8 के निकट 2 अंक वाली संख्या क्या है, 10 है। 8 के निकट 2 अंक वाली संख्या क्या है, 10 है, इसलिए 8 का सन्निकट मान क्या होगा, 10 होगा। 11 भी हो सकता है, 11 भी तो 2 अंक का है, लेकिन 11 नहीं होगा क्योंकि 11 के पहले 10 हो रहा है और 10 जो है 8 के सबसे नज़दीक है, इसलिए 8 का सन्निकट मान 10 होगा।
अब आगे हम लोग जानते हैं संख्याओं को बड़ी तथा छोटी। एक नंबर में बड़ी से बड़ी संख्या, दिए गए अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए उतनी ही बार 9 अंक लिख देते हैं। जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 4 9 आते हैं, यानी कि 9 9 9 9 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। हम लोग संकेत को पढ़े थे ना, संकेत 10 संकेत होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इन सभी अंकों में 9 सबसे बड़ा होता है और 1 सबसे छोटा होता है। तो किसी भी, यानी कि अगर हमें बोला जाएगा कि 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखो, तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए अंकों में सबसे बड़ी अंक क्या होती है? 9। तो 4 बार 9 लिख देंगे। यह 4 अंकों में हो गया, 1 2 3 4, इसलिए 4 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। अगर हमें बोला जाए कि 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखिए, तो अंकों में बड़ी क्या है? 9 है, तो 9 को हम 2 बार लिखेंगे, तो यह 2 अंक में हो गया, इसलिए 99 हम पढ़ेंगे, और 99 जो है यह 2 अंकों की बड़ी संख्या है। अब आगे हम लोग जानेंगे 2 नंबर में छोटी से छोटी संख्या, 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के आगे शेष शून्य लगाने से बनती है। जैसे 10 अंकों में हम पढ़े थे कि अंकों में सबसे छोटी अंक 1 है, और 1 जो है 1 अंक में है, इसलिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या है। अगर हमें बोला जाए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो हम लोग क्या करेंगे? शून्य को लिख देंगे इसके आगे, क्योंकि शून्य की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, लेकिन शून्य के आगे अगर कोई अंक हो तो उसकी वैल्यू होती है। तो इस तरह हमें 2 अंक में प्राप्त हो गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे 10, और 10 जो है 2 अंक में है, तो यह 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। अगर हमें बोला जाए कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तो 10 के आगे हम 1 और 0 लगा देंगे, और इस तरह हमें 3 अंकों में मिल जाएगी यह संख्या। इसको हम लोग पढ़ेंगे 100, और 100 जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब आगे हम लोग जानते हैं अंकों का क्रम। एक नंबर में आरोही क्रम लगातार बढ़ते हुए अंकों को उनका आरोही क्रम कहा जाता है। जैसे 1 2 3 4 6 8 9 10, ये सारे अंक जो है बढ़ते क्रम है। सबसे पहले छोटी है, इसके बाद बड़ी है, इसके बाद बड़ी है, इसके बाद बड़ी है, यानी कि यह ऊपर की ओर जा रहा है, बढ़ते क्रम में जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है। इसको लिए इसको हम लोग आरोही क्रम बोलेंगे या फिर बढ़ते क्रम में बोलेंगे। और बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी संख्या होती है, इसके बाद लास्ट में सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी कि छोटी से बड़ी जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। अब अगला हम लोग जानते हैं 2 नंबर अवरोही क्रम। लगातार घटते अंकों को उनका अवरोही क्रम कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमें संख्या दिया हुआ है 10 98 7 6 4 32 1। अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या होती है और सबसे लास्ट में छोटी संख्या होती है, और बड़ी संख्या से घटते हुए सबसे छोटी संख्या की ओर जब आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं अवरोही क्रम, यानी कि घटते क्रम में। अगर हमें बोला जाए कि दिए गए इन संख्याओं को अवरोही क्रम यानी कि घटते क्रम में लिखो, तो सबसे पहले हम इन अंकों में सबसे बड़ी संख्याओं को लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी? 98। इसके बाद इससे छोटी 32, इससे छोटी 10, इससे छोटी 7, इससे छोटी 6, इससे छोटी 4, इससे छोटी 1, यानी कि अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या आती है और सबसे लास्ट में छोटी संख्या आती है। बड़े से छोटी की ओर जाना अवरोही क्रम कहलाता है और घटते क्रम में कहलाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे हिंदी और अरबी यानी कि रोमन भाषा के कुछ संकेत को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक को हिंदी में बाईं तरफ लिखा गया है और रोमन में दाईं तरफ लिखा गया है। एक को इस तरफ लिखा जाता है हिंदी में, और रोमन में इसको इस तरह लिखा जाता है। 2 को हिंदी में इस तरह लिखा जाता है और 2 को रोमन में इस तरह लिखा जाता है। 3 में रोमन को अगर हम लिखें तो 3 को रोमन में लिखने के लिए 3 रेखाएं खींचते हैं। 4 को हिंदी में हम लोग ऐसे लिखते हैं, और 4 को अगर हमें रोमन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक लाइन खींचेंगे और भी लिख देंगे, यानी कि यह जो संख्या है यह रोमन में 4 हो गई। अगर हमें बोला जाए कि 5 को रोमन में लिखो, तो 5 को रोमन में हम लोग कैसे लिखेंगे? भी लिख देंगे, यह जो है 5 है रोमन में। अब अगर हमें बोला जाए कि 6 को रोमन में लिखो, तो 6 को रोमन में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले 5 को रोमन में लिखेंगे। 5 को रोमन में कैसे लिखेंगे? इस तरह। इसके बाद 5 में 1 जोड़ने से 6 मिलते हैं, तो 5 के आगे हम 1 को रोमन में लिखेंगे। 1 को रोमन में कैसे लिखा जाता है? इस तरह सीधी रेखा। ये हमारा हो गया 6 रोमन में। अगर हमें बोला जाए कि
8 को रोमन में लिखो, तो 8 को रोमन में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को रोमन में लिखेंगे, इसके बाद 3 रेखा खींच देंगे, ये हमारी हो गई रोमन में 8। इसी तरह 10 का रोमन में अगर हम लिखेंगे तो x, अगर 20 को हम रोमन में लिखेंगे तो डबल x, यानी कि ये हमारा रोमन में 20 हो गया और ये हमारा रोमन में 10 हो गया। अगर हमें बोला जाए कि 50 को रोमन में लिखो तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिर्फ l लिखेंगे, l हमारा रोमन में 50 हो गया। अगर हमें बोला जाए कि 100 को रोमन में लिखो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, सिर्फ c लिख देंगे, रोमन में c का मतलब होता है 100। अब आगे अगर हमें बोला जाएगा कि 500 का रोमन में लिखो तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, सिर्फ d लिख देंगे, रोमन में d का मतलब होता है 500। अगर बोला जाएगा कि 1000 को रोमन में लिखो तो इसको हम लोग रोमन में कैसे लिखेंगे, m लिख देंगे, रोमन में m का मतलब होता है 1000। जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक हम लोग संख्या और संख्या पद्धति से जुड़े सारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग नंबर सिस्टम से जुड़े कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कई बार नवोदय प्रवेश परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। पहली प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की संख्या है। क्वेश्चन कहता है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। अगर आप लोग इसको निकालिएगा तो आप लोगों को 25 अभाज्य संख्या मिलेगी। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 20, 30, 24 और 18, यानी कि 25 जो है किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि 25 ऑप्शन टाइप में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी है। आप लोग इन चारों ऑप्शन में से किसी को टिक नहीं मारिएगा, आप लोग आंसर के रूप में लिखिएगा 25, कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। अब चलते हैं अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें पूछा गया है कि 70 और 90 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्याएँ कितनी हैं, यानी कि 70 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो चलो इसकी जांच करते हैं। 71 एक अभाज्य संख्या है, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78 नहीं होगा, 79 होगा, 80 नहीं होगा, 81 भी नहीं होगा, 82 भी नहीं होगा, 83 होगा, 84 नहीं होगा, 85 नहीं होगा, 86 नहीं होगा, 87 होगा। कितनी अभाज्य संख्या है, 87 होगा। इसके बाद 87 नहीं होगा, 89 होगा, यानी कि 89। कितनी अभाज्य संख्या है 70 और से 90 के बीच में, 1, 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी में 5 दिया हुआ है, यानी कि 70 और 90 के बीच में 5 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछा गया है 30 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कि 30 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, इसकी हमें ज्ञात करनी है। पहले हो गया 31, 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 नहीं होगा, 37, फिर होगा अभाज्य संख्या 38 नहीं होगा, 39 भी नहीं होगा, 40 भी नहीं होगा, 41 हो जाएगी अभाज्य संख्या, 42 नहीं होगा, 43 हो जाएगा अभाज्य संख्या। क्योंकि अभाज्य संख्या का परिभाषा आप लोग जान चुके हैं, पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। 43 के बाद 44, 45, 46, 47, 47 एक अभाज्य संख्या है। इसके बाद 48 नहीं होगा, 49 भी नहीं होगा। तो 30 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या हमें मिली, 1, 2, 3, 4, 5। कौन से ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 5 दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5। अब चलते हैं अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि 20 और 30 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 20 और 30 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, इसकी हमें ज्ञात करनी है। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं। 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 होगा, एक अभाज्य संख्या है, 24 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं, 27 भी नहीं, 28 भी नहीं, 29 होगा जो अभाज्य संख्या है, और 30 भी नहीं होगा, यानी कि 20 और 30 के बीच में 2 ही अभाज्य संख्या है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 2। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 2, यानी कि 20 और 30 के बीच में 2 ही अभाज्य संख्या है। अब चलते हैं अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया है कि 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्या है। ऋण संख्या का मतलब होता है अभाज्य संख्या। यहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन करने के लिए अभाज्य के
जगह पर ऋण संख्या लिख दिया गया है। तो चलो इसकी जांच करते हैं। 11 से 20 तक कितनी ऋण संख्या है यानी कि अभाज्य संख्या है। इसमें 11 भी आ जाएगा। 11 हो गया, 12 नहीं होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा, 18 फिर नहीं होगा, 19 होगा, जबकि 20 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 11 से 20 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या मिली हमें? 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में 4 दिया हुआ है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें पूछा गया है 10 से 20 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि 10 से लेकर 20 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। तो चलो इसको हम लोग निकालते हैं। 11 अभाज्य संख्या है, 13 अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है और 19 अभाज्य संख्या है, यानी कि 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन में 4 दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में 4 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें पूछा गया है 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 1 और 10 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, इसको हम लोग निकालते हैं। 2 3 5 7, यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। 2 3 5 7। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 4। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें पूछा गया है कि 1 से 7 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है। 1 से लेकर 7 तक के अभाज्य संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या है, इसकी हमें ज्ञात करना है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। 7 तक के पूछा गया है, यानी कि 7 भी गिनती में होगा, यानी कि है। 2 3 5 7, 1 2 3 4 अभाज्य संख्या है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 4। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 4, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में है 83, बी में है 75, सी में है 80 और डी में है 60। इन चारों संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है वह अभाज्य संख्या है। तो 83 जो है यह अभाज्य संख्या है, क्योंकि 83 1 के पहाड़े में आता है और स्वयं के पहाड़े में आता है। 83 के पहाड़े में आता है। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 83 आता हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शनों में अलग अलग संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 97 जो है एक अभाज्य संख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें पूछा गया है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें 2 प्रश्न छिपा हुआ है। पहला है कि 2 अंकों में बताना है और दूसरा है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 अंकों में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 11। 11 जो है यह 2 अंकों में है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 अंकों की। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें पूछा गया है कि कौन सी सम संख्या जो है वह अभाज्य संख्या है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 जो है यह एक अभाज्य संख्या है और एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अतिरिक्त आपको जितनी भी अभाज्य संख्या मिलेगी वो सारी की सारी विषम संख्या ही मिलेगी, जबकि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य संख्या भी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है अभाज्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या जो है वह अभाज्य नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 81 जो है यह अभाज्य संख्या नहीं है, यह एक भाज्य संख्या है। यह एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से भी विभाजित होती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, यानी कि भाज्य संख्या हमें पता करना है इन चारों ऑप्शनों में से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में 33 दिया हुआ है जो एक भाज्य संख्या है, यानी कि 33 अभाज्य संख्या नहीं है।
अब चलते हैं अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। 11 से 20 तक कितनी भाज्य संख्या है? 11 से 20 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्या है, इसकी हमें ज्ञात करनी है। तो 12 हो गया भाज्य संख्या, यानी कि विभाजित होने वाली संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त तीसरी संख्या से भी विभाजित होती है। इसके बाद हो गया 14, 15, इसके बाद 16, इसके बाद 18, इसके बाद हो गया आपका जाके 20, क्योंकि 20 तक पूछा गया, यानी कि 20 भी गिनती में है और 11 भी गिनती में है, लेकिन 11 भाज्य संख्या नहीं है, यह एक अभाज्य संख्या है। अब इसको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभाज्य, यानी कि 6 भाज्य संख्या है 11 से 20 तक के बीच में। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 6? तो हम देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है वह भाज्य है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 57। 57 जो है यह एक भाज्य संख्या है, यह 1 से भी भाग लगता है और 19 से भी भाग लगता है और स्वयं से भी भाग लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें पूछा गया है कि 1735 में हर विषय अंक को, यानी कि हर विषम अंक को न्यूनतम अंक बढ़ाकर यदि सम कर दिया जाए तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? यानी कि यह संख्या जो दिया हुआ है 1735, इनमें से सभी अंक विषम हैं और सभी विषम अंकों में से कौन सी न्यूनतम कम से कम अंक जोड़ें जो सम हो जाए और हमें वह संख्या क्या मिलेगी? अगर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 मिलेगा, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 मिलेगा और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, और इस तरह हमें मिल रहा है 2846। 2846 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें पूछा जा रहा है 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें 4 विभिन्न जो है विषम अंक हो, यानी कि विषम संख्याओं से हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनानी है और वह चारों अंक अलग अलग हो, यानी कि कोई भी एक अंक का दोबारा इस्तेमाल न किया गया हो। तो हमें छोटी अंक से बनानी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। 4 अंक का हो गया ना, 1, 2, 3, 4, यह हमारी हो गई 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो सभी अंक विषम है। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है? 1357। 1357 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें पूछा गया है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसके सभी अंक सम हो। सभी अंक एक समान होना चाहिए, सम होने चाहिए और सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए और 4 अंकों में होनी चाहिए। तो सबसे छोटी अंक और सम क्या है? 2 है। 2 को अगर हम 4 बार लिखेंगे तो 4 अंकों में हो गया और यह सभी अंक सम हो गया और यह 4 अंकों में हो गया, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जिसके सभी अंक सम है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगली प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें पूछा जा रहा है कि 4, 3, 0, 3, 0, 2, 8 का प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनाइए। यहाँ पर 2 शून्य दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि शून्य की अपनी कोई वैल्यू नहीं होती है, शून्य का कोई भी जाती मान नहीं है, इसलिए हम लोग शून्य को पहले नहीं लिखेंगे और शून्य से बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, बड़ी अंक को पहले लिखेंगे। तो शून्य से बड़ी क्या है? 2 है, क्योंकि हमें छोटी से छोटी संख्या लिखना है। तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटी अंक को लिखेंगे 2, इसके बाद लिखेंगे शून्य को, इसके बाद इससे बड़ी क्या है? 3। 3 2 बार है तो 2 बार 3 लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे 4, उसके बाद में सबसे बड़ी अंक है 8, यानी कि 233 48। कौन सा ऑप्शन में है? 233 48। 233 48 ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें पूछा जा रहा है कि 1, 0, 2, 7 तथा 6 से बननी सबसे बड़ी संख्या क्या है। इन अंकों से यानी कि किसी भी अंकों से सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले बड़ी अंक को लिखेंगे। इन सभी अंकों में सबसे बड़ी अंक क्या है, 7 है। इससे छोटी अंक क्या है, 6 है। इससे छोटी अंक क्या है, 2 है। इससे छोटी 1 है और इसके बाद में 0 है। हमें क्या मिल रहा है, 76210। 76210 जो है यह इन अंकों से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। 76210 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें पूछा जा रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999 है, 9999। अब 9999 में से हम 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें 4 अंकों की संख्या कितनी है पता चल जाएगी। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, 999। 9999 में से अगर हम 999 को माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 9000। 9000 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 22 का ऑप्शन नंबर ए। अब अगली प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें पूछा जा रहा है कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है इसकी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 3 अंकों से बनने वाले कितनी संख्या है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 999 में से 99 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 900। 900 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब चलते हैं अगली प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें पूछा जा रहा है कि 8265 को 10 के घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखें। 8265 को 10 की घातों का प्रयोग कर विस्तार से लिखना है। तो 8000 सबसे पहले दिया हुआ है, 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 8000 को 8 को यदि 100 से गुना करेंगे, 8 को यदि हम 1000 से गुना करेंगे तो हमें 8000 मिल जाएगा। अब 1000 को हम 10 की घात में लिखेंगे तो सबसे पहले 10 लिखेंगे और 1 के बाद कितने शून्य है, 3 शून्य, तो 10 पर घात 3 लिख देंगे, यानी कि 8 गुना 10 पर घात 3 होगा, पहला हो गया हमारा। और दूसरा दिया हुआ है 265, यानी कि 2 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो हमें 200 मिल जाएगा। 65 को पहले छोड़ दो, पहले हम लोग 200 को लेते हैं। 2 को अगर हम 100 से गुना करेंगे तो हमें 200 मिल जाएगा। अब 100 को हमें 10 की घात में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 10 लिखेंगे और 1 के बाद 2 जीरो है तो 10 की घात में 2 लगा देंगे, यानी कि 2 गुना 10 पर घात 2। अब संख्या हमें मिली 65, तो 65 में सबसे पहले हम 60 लिखेंगे। 60 हमें कैसे प्राप्त होगा, 6 को यदि हम 10 से गुना करेंगे तो हमें 60 मिल जा रहा है और हमें 10 को घात के रूप में लिखना है। तो 10 को अगर हम घात के रूप में लिखेंगे तो कैसे होगा, 10 पर घात 1 हो जाएगा, यानी कि अगर किसी भी संख्या की घात में कोई अंक दिया हुआ ना हो तो उसका घात 1 माना जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 6 को यदि हम 10 से गुना कर रहे हैं तो 60 आ रहा है, इसलिए 10 पर घात 1 होगा। इसके बाद लास्ट में हो रहा है प्लस 5 गुना 10 पर घात में 0, यानी कि 5 को अगर 10 से गुना करेंगे तो हमें 10 पर घात 0 का मतलब कि 5 की कोई घात ही नहीं बन रहा है 10 का, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वह बिल्कुल सही आंसर है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित से किस संख्या का बोध होता है। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है, संख्या जोड़ और गुणा पर है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अगर इस समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो हमें कौन सा संख्या प्राप्त होगी। जैसे 2 गुना 10 पर घात 4, 10 पर घात 4 का मतलब होता है कि 1 पर 4 जीरो, और 1 पर 4 जीरो को हम 2 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 20,000।
20,000 प्राप्त होगा। इसको इस तरह लिख देते हैं 20,000। इसके बाद दिया हुआ है 4 गुना 10 पर घात 3। 10 पर घात 3 का मतलब होता है कि 1000। यदि 4 को हम 1000 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 4000। इसके बाद प्लस में दिया हुआ है 6 गुना 10 पर घात 2। 10 पर घात 2 का मतलब होता है 100। यदि हम 6 को 100 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 600। इसके बाद अगली है प्लस। शून्य को अगर हम 10 पर घात 1 से गुना करेंगे तो हमें शून्य ही मिलेगा। इसके बाद प्लस दिया हुआ है 5 को यदि हम 10 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 50 मिलेगा, क्योंकि 10 पर घात शून्य है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 5 को 10 से गुना करेंगे तो हमें 50 मिलेगा। अब इन सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20,000 4000 24,650। 24,650 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक हम लोग संख्या पद्धति से जुड़े इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप लोग अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और बार बार रिवाइज भी कीजिएगा। आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।